जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ इस क्लास में। इसमें मैंने सारी की सारी करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये नहीं पसंद आती है तो आप हमें उसका रीज़न कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस करंट अफेयर की वीडियो चाहिए तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट की लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्चेस NBT's कोरोना स्टडी सीरीज़, ठीक है। यूनियन जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मतलब केंद्रीय केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? 7 टाइटल, उन्होंने 7 टाइटल दिए हैं। कहाँ पर? NBT की कोरोना स्टडी सीरीज़ चल रही थी उसमें। किसने दिया है? यूनियन HRD मिनिस्टर। HRD का मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री, ठीक है। आगे देखते हैं। अंडर द कोरोना स्टडी सीरीज पब्लिश्ड बाय NBT इंडिया, यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है, जिनको निशांक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ई लॉन्च्ड 7 टाइटल्स एज प्रिंट एंड ई एडिशन। इन्होंने 7 टाइटल दिए हैं जिनका प्रिंट और ई एडिशन आएगा। ये टाइटल्स हैं, किस पे बेस्ड हैं? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ इसको क्लियर करके। साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद, मतलब महामारी और तालाबंदी के मनोसामाजिक प्रभाव और इसका कैसे सामना करें, ठीक है। इस पर इन्होंने 7 टाइटल दिए हैं। किसने दिए हैं? यूनियन HRD मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री ने, ठीक है। इन्होंने 7 टाइटल दिए हैं जो किस पे बेस्ड हैं? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद, ठीक है, महामारी और तालाबंदी के मनोसामाजिक प्रभाव और इसका कैसे सामना करें, इस पर। इनका नाम क्या है यूनियन HRD मिनिस्टर का? श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है, श्री रमेश पोखरियाल, जिनका दूसरा नाम निशांक भी है। इनको निशांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड रेलेवेंट रीडिंग मटीरियल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। टू डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड रेलेवेंट रीडिंग मटीरियल फॉर ऑल एज ग्रुप्स फॉर द पोस्ट कोरोना रीडरशिप नीड्स, द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया हैज़ कॉन्सेप्चुलाइज्ड द कोरोना स्टडीज सीरीज, ठीक है। मैं इसको पहले रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। The first sub-series of book focuses on psychosocial impact of pandemic and how to cope with, which has been created by a study group including 7 psychologists and counselors constituted by NBT, ठीक है। ये चीज़ें जो है दस्तावेज़ और संबंधित पठन पाठन सामग्री प्रदान करेंगे ये लोग, जो कि बच्चों के लिए होगी और बूढ़ों के लिए होगी और यूथ के लिए, युवाओं के लिए भी होगी, मतलब सभी एज ग्रुप्स के लिए ये जो है पठन पाठन सामग्री उपलब्ध होगी। जिसको बुक को बनाया किसने है, मतलब ये आइडिया किसका था? नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट का ये आइडिया था। इसने, ये भारत का ट्रस्ट है, इसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था कोरोना स्टडी सीरीज़ पे ये चीज़, कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कोरोना सीरीज स्टडीज़ पे बुक्स बनाने का। जो पहली सब सीरीज़ है बुक की, वो किस चीज़ पे फोकस करती है? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड हाउ टू कोप विद, इसका मतलब महामारी और तालाबंदी के मनोसामाजिक प्रभाव और इसका सामना कैसे करें, इस पर इन्होंने पहली बुक अपनी लॉन्च की है। विच हैज़ बीन क्रिएटेड, जिस बुक को बनाने में कितने लोगों ने साथ दिया है? 7 मनोवैज्ञानिक, यानी 7 साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स। मनोवैज्ञानिक और जो हमारे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं और काउंसलर्स होते हैं मनोविज्ञान के, इन सब ने मिल करके नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में उनके इस कॉन्सेप्ट पे बुक लिखने में मदद की है, ठीक है। आगे देखते हैं। द 7 टाइटल्स अंडर द फर्स्ट सब सीरीज आर एज फॉलोज। जो 7 टाइटल हैं ये पहली सब सीरीज में, वो क्या क्या है? पहला, वल्नरेबल इन ऑटम, ठीक है, वल्नरेबल इन ऑटम। आगे, अंडरस्टैंडिंग द एल्डरली, द फ्यूचर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, न्यू कार्डिनल्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड यूथ, ठीक है। किशोरावस्था अध्ययन श्रृंखला की अवधारणा में बच्चों की किशोरावस्था और युवाओं के लिए नए कार्डिनल्स बनाना, ठीक है। दूसरा है द ऑर्डियल ऑफ बीइंग कोरोना वॉरियर। अगर आप कोरोना वॉरियर है, कोरोना वॉरियर कौन होते हैं? जो चिकित्सक होते हैं या जो चिकित्सा कर्मी होते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग जो ज़रूरी सेवाएं देते हैं, उनके लिए एक अप्रोच बनाया गया है, ठीक है।
उनके लिए उस बुक में एक अप्रोच लिखा गया है। न्यू फ्रंटियर्स एट होम, वो फ्रंटियर्स जो घर में हैं, जो लोग घर पे हमें काम करती हैं, हमारी मदद करती हैं और इस कोरोना टाइम में हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती हैं, ठीक है, हमारी मदद करती हैं, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, वो लोग होते हैं न्यू फ्रंटियर्स, ठीक है। वो इनके टाइटल में, इनकी सीरीज़ में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि हमारी माताएं, ठीक है, वुमेन, हमारी पत्नियां और हमारे पेरेंट्स, ठीक है, मतलब मदर्स, पेरेंट्स एंड वुमेन, ठीक है। कॉट इन कोरोना कॉन्फ्लिक्ट, कोरोना कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर कोई है जिसको काम करने जाना है, जो इसेंशियल सर्विस देता है, तो इसका मतलब है कि वो कोरोना के बीच में फंसा हुआ है, उसके ऊपर कोरोना का बहुत खतरा है, ठीक है। आगे, मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल, अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अगला है मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल, जिसमें क्या क्या लिखा गया है, इसमें उन लोगों के बारे में लिखा गया है जो डिसेबल हैं, ठीक है, जिनका हाथ नहीं अच्छा है या पैर नहीं अच्छा है, ठीक है, दिव्यांग लोग जो हैं, मतलब उनके बारे में लिखा गया है, उनके कंसर्न्स, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस लॉकडाउन में या इस टाइम वो कैसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आगे, ऑल्टरेशन एंड रिजेलियंस, मतलब अलगाव और लचीलापन, जो अलगाव इस वक्त लॉकडाउन में हमारे वृद्धजन हैं, युवा हैं, बच्चे हैं जो महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा गया है। अंडरस्टैंडिंग कोरोना अफेक्टेड फैमिलीज़, इनमें उन फैमिलीज़ के भी बारे में लिखा गया है जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है या फिर जो इस कोरोना की वजह से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। आगे देखते हैं इस करंट से निकल के क्या चीज़ आ रही है। इम्पॉर्टेंट टेक अवे वो है चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, मतलब एनबीटी का चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, ठीक है। अब ये देख लीजिए इस करंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड हाउ टू कोप अप, मतलब कि महामारी और तालाबंदी के मनोसामाजिक प्रभाव और इसका सामना कैसे करें, ये एक सीरीज़ है बुक की, ठीक है। उसके बाद में 7 टाइटल जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। आगे ये चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पहले वाले में आपको बताया था कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कौन है, वो इंपॉर्टेंट है, यानी केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री का नाम क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है लाइट का, वो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे विश्व में 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उस दिन लाइट, अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस? द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 मई टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ लाइट प्लेड इन साइंस, कल्चर एंड आर्ट, ठीक है। ये हम इसलिए मनाते हैं इंटरनेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो लाइट है इसकी मदद से हम लोग विज्ञान पढ़ पाते हैं, कल्चर पढ़ पाते हैं, आर्ट पढ़ पाते हैं, हम अपनी पढ़ाइयाँ कर पाते हैं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारे सतत विकास में भी हमारा साथ देती है। एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डाइवर्स मेडिसिन्स, मतलब मेडिसिन में इसका बहुत रोल होता है, चिकित्सा में इसका बहुत रोल होता है, कम्युनिकेशन में बहुत रोल होता है, और ऊर्जा में इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है। द डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र, ये इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आज 16 मई को ही सालगिरह होती है किसकी, पहला जो ऑपरेशन हुआ था, सफल ऑपरेशन हुआ था सन 1960 में, किसने किया था, साइकिस्ट एंड इंजीनियर, ठीक है। वो एक साइकिस्ट थे यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, और एक इंजीनियर भी थे जिनका नाम था थियोडर मैमान। उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जो कि एक सफल ऑपरेशन था लेज़र का, सन 1960 में किया था, तो ये उसकी भी सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब होता है, वो होता है 16 मई को, और क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एनिवर्सरी होती है पहला सक्सेसफुल जो ऑपरेशन हुआ था लेज़र का सन 1960 में, जो कि एक साइकिस्ट और इंजीनियर थियोडर मैमन ने किया था, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत आप देख लेंगे एक बार, तो ये हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा, इसमें लर्न कुछ करना नहीं है, मतलब एक बार आपके दिमाग में पड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट विल इनेबल वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी वर्ल्ड वाइड टू गेट इंडल्ज इन द एक्टिविटीज़ दैट डिस्प्ले हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर कैन हेल्प इन अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनेस्को, दैट इज़ बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ पीसफुल सोसाइटीज़। ये सेलिब्रेशन जो है इसकी वजह से हम और क्या क्या करने की कोशिश करते हैं इससे, ताकि जो अलग अलग सेक्टर के सोसाइटी में लोग हैं, ठीक है, वो एक साथ एक चीज़ में हिस्सा लें। हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर है हेल्प इन अचीविंग द गोल्स, ठीक है, और वो ये चीज़ देखें कि कैसे विज्ञान ने,
ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी ने, कल्चर ने यूनेस्को के गोल्स को अचीव करने में उसकी मदद की है। दैट इज़ यूनेस्को क्या चाहता है कि सारी सोसाइटीज़ एक साथ मिलजुल के शांति से एक साथ रहें। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लर्न है तो आप नोट कर लीजिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपको जब वहाँ लिखना पड़ेगा तो उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पूरा क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, अब देखते हैं कि इस करंट से निकल के और क्या क्या चीज़ आ रही है। ये आ रही है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को है, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को है ऑड्री अजौले। ठीक है, अजाउले, ऑड्री अजाउले, ये हैं डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पेज में। इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का गोल क्या है। यूनेस्को का गोल है बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ पीसफुल सोसाइटी। वो शांतिप्रिय सोसाइटी, शांतिप्रिय समाज चाहता है। ठीक है, उसकी स्थापना करना चाहता है यूनेस्को। ठीक है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म और वो मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल इम्पॉर्टेंट है बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली करंट। अगली करंट है हमारी MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलप्ड बाय IIT गांधीनगर। ठीक है, IIT गांधीनगर जो है उसने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसका नाम है मीर AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये इस डैशबोर्ड का क्या काम है, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है, पर पहले ये देख लीजिए कि ये बनाया किसने है? IIT गांधीनगर ने। ठीक है, और क्या नाम है उसका जो बनाया है? मीर AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। An interactive COVID-19 dashboard named as Mir AHD COVID-19 dashboard has been developed by the researchers at IIT गांधीनगर। ठीक है, IIT गांधीनगर के जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मीर AHD COVID-19 नाम का डैशबोर्ड बनाया है। ठीक है, द डैशबोर्ड एम्स टू, देखते हैं आगे इस डैशबोर्ड का क्या काम है, मतलब ये किस काम के लिए बनाया गया है। To provide key information to stakeholders and public in order to make research-backed decision during the time of crisis। पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है, आपको भी समझने में आसानी होगी। This interactive dashboard can assist the administration, hospitals and also the public in planning optimized examination for the novel coronavirus. It can also help in containing the community infection in various post-lockdown scenarios। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या काम है। इसका ये काम है कि ये मदद करेगा, ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। ठीक है, जो आप इससे अगर कुछ पूछेंगे तो ये आपको वापस बताएगा भी। ठीक है, ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो है ये असिस्ट करेगा, जो हमारा प्रशासन है उसको, जो अस्पताल हैं उनको, और जो पब्लिक है उसको भी असिस्ट करेगा कि हम एक अच्छा एग्जामिनेशन कर सकें, एक अच्छा परीक्षण कर सकें कोरोना वायरस का किसी भी जगह पर। ठीक है, जो टेस्ट करने हैं, जो परीक्षण करना है अलग अलग जगह पे जा कर के लोगों का, उसमें ये मदद करेगा। ठीक है, और क्या मदद करेगा? ये इन कंटेनिंग द ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने में मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए प्रशासन की, पुलिस की, सबकी मदद करेगा। कब? क्योंकि पोस्ट ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी जब लॉकडाउन ख़त्म होगा हमारा, तो जो पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियोज होंगे उसमें भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का खतरा है। जैसे चाइना में सेकेंड वेव आ गई, हर जगह साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में सेकेंड वेव आई है, वैसे ही भारत में जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक सेकेंड वेव आने का खतरा है। उस टाइम पे ये मदद करेगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने में। ठीक है, और ये बनाया किसने है? IIT गांधीनगर के बच्चों ने। क्या नाम है? MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। The MIR and COVID-19 dashboard offers different epidemiological scenario-specific formations at the city scale and combines the complex social as well as transportation patterns with state-of-art epidemic spread model। इसका मॉडल कैसा है? state-of-art epidemic। It can also share the information about most critical intersections, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चौराहे हैं शहर में, to the stakeholders if it decides to implement drive-through testing। ठीक है, सबसे पहले आप इसका मतलब जान लीजिए कि एपिडेमियोलॉजिकल सिनेरियो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है रूप जो एपिडर्मल तार्किक परिदृश्य विशिष्ट जानकारी। ठीक है, एपिडर्मल तार्किक परिदृश्य
परिदृश्य विशिष्ट जानकारी। ठीक है, ये जो है ये हमें ये जानकारी देगा एपिडर्मल तार्किक परिदृष्टि विशिष्ट के बारे में, एक विशेष जानकारी देगा सिटी स्केल पे, मतलब हर शहर का अलग अलग होगा और यह शहर के अकॉर्डिंग अलग अलग जानकारी देगा। एंड कंबाइंस द कॉम्प्लेक्स सोशल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न्स, ये जो है जटिल सामाजिक और परिवहन पैटर्न को भी जो है वो कंबाइन कर देगा, एक साथ मिला देगा और उसके बाद में पूरे शहर में जो ये एपिडेमिक है, महामारी है, इसको स्प्रेड होने से रोकेगा, इसको फैलाव करने से रोकेगा और अलग अलग तरह के मॉडल बताएगा कि अगर हम ऐसा करें तो ये शायद तो ये कम फैलेगा कोरोना का जो महामारी है। इट कैन ऑल्सो शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट क्रिटिकल इंटरसेक्शन, ये आपको इस चीज़ की भी जानकारी देगा कि शहर के कौन कौन से चौराहे हैं या कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर जाने से कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है या फिर जिसके आसपास कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, इफ़ इट डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट ड्राइव थ्रू टेस्टिंग, ठीक है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किस तरह से, ड्राइव थ्रू टेस्टिंग। आगे देखते हैं। दिल्ली पुलिस लॉन्चेस थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर, दिल्ली पुलिस ने अभी एक नया अप्लायंस, एक नया लॉन्च किया है मशीन जिसका नाम है थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये है क्या। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तरह का मतलब अप्लायंस है जिससे जो पुलिस अभी तक किसी की भी थर्मल टेस्टिंग करने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, तो अगर अब ये पुलिस पहनेगी तो उसको दूर से ही पता चल जाएगा और उसको अलग अलग सबका टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो एक ही जगह पर खड़े होकर काफ़ी लोगों का टेम्परेचर एक ही साथ जांच सकती है, जिससे कि जो पुलिस है ना वो बच जाएगी कोरोना के इन्फेक्शन से। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिल्ली पुलिस हैज़ लॉन्च एन इक्विपमेंट थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन। ठीक है, किसके साथ मिल करके ये लॉन्च किया गया है, भारतीय रोबोटिक सोल्यूशन IRS। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन। दिस इक्विपमेंट हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोटेक्ट द फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, ये इक्विपमेंट इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो फ्रंट, मैंने अभी आपको बताया ना कि पुलिस वालों को या जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं जैसे कि चिकित्सा कर्मी हैं, हमारे चिकित्सक हैं और पुलिस वाले हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी कोरोना इन्फेक्टेड मरीज़ के, उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, दिस यूनिक इक्विपमेंट इनेबल्स द पुलिस पर्सनल टू डिटेक्ट टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये जो इक्विपमेंट है, मशीन है, उससे क्या होगा कि ये एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर एक साथ जांच सकते हैं और कितनी दूरी पर, 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़े होकर कई सारे लोगों का तापमान एक साथ जानने में सक्षम है। ठीक है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी फॉलो होंगे। ठीक है, सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी बचे रहेंगे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। आगे देखते हैं। Thermal corona compact headgear enables the frontline workers to scan people without coming in close contact with the people in the public areas such as hospitals, supermarket and crowded areas। ये जो थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर है जो बताया मैंने आपको, ये एक मशीन है, ये क्या करेगी, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को अलाउ करेगी, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी स्कैन कर सकते हैं विदाउट कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट, उनके ज़्यादा पास आने के, नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर, पब्लिक एरियाज़ होते हैं, जैसे जो सामाजिक जगहें होती हैं, जैसे कि कोई अस्पताल है, सुपरमार्केट है जहाँ बाज़ार लगती है, या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग लाइव इमेजरी टू अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर। इसमें यह भी सुविधा है कि ये जो है लाइव इमेज भेज देगी, अगर कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं, तो ये एक लाइव इमेज जो है कंट्रोल सेंटर पे भेज देगी। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस द दिल्ली पुलिस हैज़ ऑल्सो लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन। इसके साथ में दिल्ली पुलिस ने एक थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन नाम का एक ड्रोन भी तैयार किया है जिसका नाम ICCD है, जिसका फुल फॉर्म है TCCD, थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन। ठीक है, इसका क्या काम है, इट कैन हेल्प इन सीइंग द रियल इमेज ऑफ अ पर्सनल विद द हेल्प ऑफ डे विजन कैमरा। इसमें एक डे विजन कैमरा लगा हुआ है जिससे कि ये उस इंसान की फ़ोटो भी भेज सकता है जिसको कोरोना है और वो उसको पता नहीं है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाउड स्पीकर फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। उस ड्रोन में लाउड स्पीकर भी लगे हैं जिससे वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, वो लोगों को बता सकता है कि क्या क्या रूल्स हैं और क्या उनको करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगली करंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB साइन अग्रीमेंट टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल।
पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार ने और AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक। ठीक है, ये आगे इसमें लिखा हुआ है AIIB का फुल फॉर्म, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हेडिंग में ही। ठीक है, AIIB साइंस अग्रीमेंट, इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक साथ, मतलब भारत सरकार ने और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने, ताकि जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इरिगेशन की, सिंचाई की समस्याएं हैं उनको अच्छा किया जा सके। ठीक है, सिंचाई की जो चीज़ें हैं उनको अच्छा किया जा सके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ लोन अग्रीमेंट फॉर $145 मिलियन प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक लोन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक समझौता साइन हुआ है लोन का, कितने $, का 145 मिलियन। ठीक है, 145 मिलियन $, का एक समझौता साइन हुआ है किसके किसके बीच में, भारत सरकार के बीच में और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में, और ये हमारी जो AIIB बैंक है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इन तीनों ने मिलके एक लोन समझौता साइन किया है, जिसमें कितना है लोन, $145 मिलियन, मतलब 145 मिलियन $। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, समझौते का मेन जो उद्देश्य है वो ये है, इम्प्रूविंग इरिगेशन सर्विसेज। सबसे पहले तो सिंचाई की जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको बढ़ाना, फ्लड मैनेजमेंट और जो बाढ़ है उसको नियंत्रित करना, जो आती है कहाँ, दामोदर वैली में। ठीक है, दामोदर वैली कमांड एरिया DVCA, यहाँ पर बाढ़ आती है दामोदर वैली में, कमांड एरिया के, इन वेस्ट बंगाल। इट विल ऑल्सो इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बहुत सारे आधुनिक मैनेजमेंट किए जाएंगे, बहुत आधुनिक तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। कौन करेगा, अ मॉडर्न मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब मिस, अलाइन विद रेशनल एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा समझौता साइन किया गया है, ये समझौता किसने किसने साइन किया है, $145 मिलियन, मतलब 145 मिलियन $, का समझौता साइन किया गया है सरकार के बीच में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल में जो सिंचाई की और जो इरिगेशन की दूसरी चीज़ें हैं उनको आधुनिक बनाना और इम्प्रूव करना। ठीक है, इसमें ये कहाँ कहाँ पे जो फ्लड आती है उसको मैनेज करेगा, दामोदर वैली कमांड एरिया में यानी DVCA में, जो कि एक जगह है वेस्ट बंगाल में, और इसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सा, मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम मतलब मिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The West Bengal Major Irrigation and Flood Management Project is expected to benefit about 2.7 million farmers by optimizing the use of surface and groundwater. पश्चिम बंगाल में जो नया बाढ़ का नियंत्रण करने का प्रोजेक्ट चलाया गया है, इससे 2.7 मिलियन किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे वो सतह पर उपलब्ध पानी और जो हमारी ज़मीन के नीचे पानी उपलब्ध है दोनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अपनी सिंचाई के लिए, तो इससे 2.7 मिलियन फार्मर्स का फ़ायदा होगा। ठीक है, दिस वुड बी अचीव्ड बाय इम्प्रूविंग द इरिगेशन एफिशिएंसी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये कैसे होगा, ये होगा बाय इम्प्रूविंग द इरिगेशन एफिशिएंसी, मतलब कि सिंचाई की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है उसको बढ़ाने से, वो बढ़ेगी कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आंतरिक संरचना बढ़ाने से और उसको आधुनिक बनाने से। It will also strengthen the flood management in order to boost agricultural productivity as well as to increase the incomes in rural areas. ठीक है, इससे क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण यानी फ्लड मैनेजमेंट जो होगा उससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है वो बढ़ेगा, जिससे कि जो किसान भाई हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, हेंस दिस इन्वेस्टमेंट एम्फसाइजेस ऑन इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड हेंस बूस्टिंग द रीजनल इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि जो किसान हैं उनकी जीवन शैली है वो बदलेगी, क्योंकि वो ज़्यादा कमाएंगे और उसके बाद में जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज $413.8 मिलियन।
को फाइनेंस्ड बिटवीन द AIIB $145 मिलियन। ठीक है, इसमें जो टोटल वैल्यूएशन है इस प्रोजेक्ट का, टोटल जितनी कीमत है वो इतनी है $413.8 मिलियन। ठीक है, 413.8 मिलियन इस प्रोजेक्ट की पूरी वैल्यू है, पूरी कीमत इस प्रोजेक्ट की इतनी है। इसको फाइनेंस कितना कितना किया गया है, मतलब किसने कितना दिया है, वो दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक है, उसने $145 मिलियन दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 123.8 मिलियन दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम करती है, IBRD, उसने $145 मिलियन दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टेक अवे जो इस करेंट से निकल के आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की CM यानी कि मुख्यमंत्री का क्या नाम है, उनका नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे, आजकल इन न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धानकर। ठीक है, जगदीप धानकर। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है जिन लीक्वेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, नोट उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो भी डाउट पूछेंगे उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आर्म्ड फोर्सेस डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। ठीक है, आर्म्ड फोर्स डे यानी कि जो हमारी सेना है उसका दिवस मनाया जाता है 2020 में 16 मई को मनाया गया है। ठीक है, यानी कि कल मनाया गया था आर्म्ड फोर्सेस डे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd सैटरडे इन मई। आर्म्ड फोर्सेस डे कब मनाया जाता है, मई के तीसरे शनिवार को, यानी कि इस बार 16 मई को। ठीक है, 2020 में इट फॉल्स ऑन 16th ऑफ मई, सन 2020 में ये 16 मई को हुआ। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द मेन एंड वुमेन हु सर्व द यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्स। ये जो दिन है ये इनकी याद में मनाया जाता है, उन लोगों को इसमें याद किया जाता है, उन लोगों को शुक्रिया कहा जाता है जो मेन और वुमेन, मतलब जो महिलाएं और पुरुष यूनाइटेड स्टेट की जो सेना है, आर्म्ड फोर्स है, उसमें शामिल हुए, उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवा दी, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 मई में। कौन से सेना को, यूनाइटेड स्टेट की सेना को, US की। ठीक है, This day plays an important role in educating society and provide knowledge to the public about the military and role armed forces play in the community. इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि जो समाज है उसको हम इस बारे में बता सकें और उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज दे सकें, उनको एजुकेट कर सकें और पब्लिक को बता सकें कि जो उनकी जीवन में जो उनका जीवन चल रहा है उसमें मिलिट्री का और जो सेना है उनका क्या अहम रोल होता है। ठीक है, आर्म्ड फोर्स डे इज़ अ जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ 6 ब्रांचेस ऑफ US मिलिट्री। इसमें 6 ब्रांचेस होती हैं जो एक साथ मिल करके ये दिन मनाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, आर्मी, पहली सेना होती है, दूसरी एयरफोर्स होती है, ठीक है, वायुसेना, यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स जो पानी में सेना होती है वो होती है यानी नौसेना, फिर कोस्ट गार्ड्स यानी कि जो हमारी रखवाली करते हैं कहाँ पर, कोस्ट पे, मतलब समुद्र के तट पे, उसके बाद US की नेवी एंड ऑल्सो द न्यूली क्रिएटेड स्पेस फोर्स, जो अभी एक नई अंतरिक्ष की फोर्स बनी है, अंतरिक्ष सेना बनी है US की, वो भी इसमें आती है, उन 6 में ये भी शामिल है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो हर साल आर्म फोर्स डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तीसरे सैटरडे को, तीसरे शनिवार को मई के। 2020 में ये 16 मई को पड़ा। ये US की आर्मी के लिए मनाया जाता है। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, एयरफोर्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड, US नेवी और अंतरिक्ष सेना। ठीक है, US की अंतरिक्ष सेना। आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डे, मतलब इस दिन को मनाने के पीछे का इतिहास क्या है वो जानते हैं। US प्रेसिडेंट हैरी S ट्रूमैन, ठीक है, US के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हैरी S ट्रूमैन, उनकी वजह से ये दिन मनाया जाता है। उन्होंने बहुत इफ़र्ट्स किए थे इस दिन को मनाने के लिए, उन्होंने ये दिन बनाया आर्म्ड फोर्स डे। ठीक है, ऑन 31 अगस्त 1949 द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लुइस जॉनसन अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ आर्म्ड फोर्स डे टू एक्सचेंज सेपरेट आर्मी, नेवी, मरीन कॉर्प्स, US कोस्ट गार्ड्स एंड एयर फोर्स डेज। ठीक है,
इस दिन को कब अनाउंस किया गया था मनाने के लिए? 31 अगस्त 1949 में। ठीक है, किसने अनाउंस किया था? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस के सुरक्षा व्यवस्था के सेक्रेटरी थे जिनका नाम था लुइस जॉनसन। उन्होंने अनाउंस किया था कि अब एक दिन सेना के लिए मनाया जाएगा जिसमें आर्मी हिस्सा लेगी, नेवी, मरीन कॉर्प्स, यूएस कोस्ट गार्ड्स एंड एयर फोर्स बेस। ठीक है, उसके बाद में ये दिन जब पहली बार मनाया गया तो ये मनाया गया 20 मई 1950 में। ठीक है, पहली बार जब आर्म फोर्स डे मनाया गया तो कब मनाया गया? 20 मई 1950 में। आर्म फोर्स डे परेड वॉज हेल्ड इन ब्रेमर्टन, वॉशिंगटन। इसकी परेड हुई, जैसे हमारे दिल्ली में होती है परेड होती है, ठीक है, वैसे ही इसकी परेड जो यूएस का सेना दिवस मनाया गया उसकी परेड हुई ब्रेमर्टन, वॉशिंगटन में। ठीक है, इन 1961 जॉन एफ कैनेडी डिक्लेयर्ड आर्म फोर्स एज अ नेशनल हॉलीडे। इन्होंने इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। किसने? 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। आगे देखते हैं इस करंट से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का? डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ पे क्या मुद्रा यूज़ होती है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, जिसको हम डॉलर कहते हैं उसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लोवेनिया बिकम्स फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप। ठीक है, स्लोवेनिया पहला कंट्री बन गया है, पहला देश बन गया है यूरोप का जो कोरोना वायरस फ्री हो चुका है, पूरी तरह से कोरोना वायरस से आज़ाद हो चुका है, पहला कंट्री है यूरोप का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्लोवेनिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन इन यूरोप टू डिक्लेयर एन ऑफिशियल एंड टू कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, स्लोवेनिया पहला ऐसा नेशन है यूरोप का, राष्ट्र है यूरोप का जिसने अपने आप को ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया है। More restrictions have now been eased in the country and people entering from other European United States. यहाँ पर जो लोगों पे restrictions थी वो धीरे धीरे करके सारी की सारी हटा ली गई हैं और अब वहाँ पर स्लोवेनिया में बाकी के यूरोपियन जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ की जो राज्य हैं यूरोप के, वो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The country housing over 2 million people bordered with Italy, Austria, Hungary and Croatia has reported 1,464 cases of COVID-19 disease and 103 deaths after declaring a pandemic. ठीक है, इस कंट्री में 2 मिलियन पीपल हैं जो बॉर्डर करते हैं इसको। वो कौन कौन है? इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएटिया, ये चारों इसको बॉर्डर करते हैं, मतलब इसके पड़ोसी हैं। वहाँ पर 1,464 केसेस आ चुके थे कोविड-19 के। ठीक है, और 103 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जब इन्होंने इसको एक महामारी घोषित किया था। द गवर्नमेंट हैज़ कंसिडरेबली ईज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस। अब सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं जिनको हटा लिया है। इनिशियली इम्पोज टू फ्लैटन द कर्व ऑफ द डिसीज़। वो जो कर्व बनता है डिसीज़ का, आपने देखा होगा, अगर हिंदू देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल में देखते हैं तो ये कोविड-19 का कर्व होता है जो बहुत सारी कंट्रीज़ का अलग अलग होता है। तो इस कर्व को नीचे करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इस तरह से इसको नीचे किया। ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ताकि वो कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाए। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स। अब जो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्रशिक्षण संस्थान है, वो बच्चों का दाखिला ले सकते हैं प्री स्कूल में। ठीक है, छोटे बच्चे भी दाखिला ले सकते हैं उनका भी, विथ फर्स्ट 3 ग्रेड्स इन द प्राइमरी स्कूल। ठीक है, ऑल शॉप्स एंड ड्राइविंग स्कूल्स आर ऑल्सो गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू रिज्यूम देयर सर्विसेज। वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं और जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, सबको एक ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दिखा दी गई है कि वो अपना काम वापस से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ की सरकार है उसने इस कर्व को फ्लैट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो धीरे धीरे करके अब सब हटा दिए हैं और ख़ुद को ऑफिशियली कोरोना वायरस फ्री यानी कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो चीज़ें आ रही हैं वो हैं, राजधानी क्या है स्लोवेनिया की? ल्यूब्लियाना। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं जानेज जानजा। ठीक है, जानेज जान। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस मतिर स्मृति स्कीम। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मतिर स्मृति स्कीम। ठीक है, आगे देखते हैं किस लिए लॉन्च की है। टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ ऑफ बैरन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट। जो 50,000 एकड़ जो है खाली ज़मीन पड़ी है उसको
यूटिलाइज़ करने के लिए होती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए कि स्कीम लॉन्च की गई है। मतिर स्मृति, ठीक है, ये कितने ज़िलों में है? ये 6 ज़िलों में पड़ी हुई है। 50,000 एकड़ ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई है। दिस स्कीम हेल्प्स टू जनरेट इनकम एक्टिविटीज़ इन हॉर्टिकल्चर एंड पिशीकल्चर। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि इनकम एक्टिविटीज़ हैं, जो आय के साधन हैं वो बढ़ेंगे लोगों के, गवर्नमेंट के बढ़ाएगी गवर्नमेंट बंगाल के लोगों के, किसमें? हॉर्टिकल्चर में और पिशीकल्चर मतलब ये हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन में। इन्वॉल्विंग द लोकल्स, जिसमें कौन काम करेगा? जो वहाँ के लोकल लोग हैं। द मतिर स्मृति स्कीम विल बेनिफिट अराउंड 2.5 लाख पीपल इन रूरल बंगाल। ठीक है, जो गांव में है, बंगाल के गांव के लोग हैं, ठीक है, उनकी मदद करेगी ये, जिसमें कितने लोगों का फ़ायदा होगा? 2.5 लाख लोगों का फ़ायदा होगा। सरकार क्या करेगी? 50,000 एकड़ जो ज़मीन पड़ी है 6 ज़िलों में, उनका इस्तेमाल करेगी किस में? हॉर्टिकल्चर में, और मतलब पुष्पों का और सब्जियों का कल्चर करेगी और मत्स्य पालन करेगी। ठीक है, पुष्प और सब्जियां उगाएगी और मत्स्य पालन करेगी, जिसमें जो लोकल्स हैं वहाँ के वो काम करेंगे, जिससे 2.5 लाख लोगों का फ़ायदा होगा जो कि गाँवों में रहते हैं बंगाल के। ठीक है, ये स्कीम इन्होंने ममता बनर्जी जी ने क्यों लाई है? ताकि जो बंगाल की इकोनॉमी है उसको फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, और जो वहाँ के लोग हैं उनको बाहर काम ढूंढने ना जाना पड़े, वो अपने राज्य के अंदर ही काम करके अपने लिए एक अच्छी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। In West Bengal, at least 50,000 acre of barren land in Birbhum, Purulia, Bankura, झारग्राम, वेस्ट बुर्दवान एंड वेस्ट मिनापोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है? बिरभूम, पुरुलिया, बंकुरा, झारग्राम, वेस्ट बुर्दवान एंड वेस्ट मिनापोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। बैरन लैंड वो होती है जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। ठीक है, और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। वो कितनी है वेस्ट बंगाल में? 50,000 एकड़। ठीक है, ये लिखा हुआ है विच कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग नेचुरली और नॉर कैन द फार्मर्स कल्टिवेट। ठीक है, ना तो उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, ना तो वो खुद से उपजाऊ होती है, इसलिए उसको हम बैरन लैंड बोलते हैं। ठीक है, दिस वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड इन 6,500 एकड़। ठीक है, 6,500 एकड़ की ज़मीन जो 50,000 में है उसमें काम शुरू हो चुका है। ठीक है, और उसको एक इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के साथ में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस स्कीम में काम किया जा रहा है। अब इस करंट से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? ये तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ की सीएम कौन है वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के लिए इतनी ही करंट्स हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए। इससे क्या होगा, जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको ये लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।